बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इरफान, लेक्चरर बायोलॉजी। आज आपको जो टॉपिक डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। तो बच्चों, इस लेक्चर को आपने गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है। आपने टॉपिक में फ़र्स्ट लेक्चर में देखा था कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए या होम्योस्टेसिस किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर होने के लिए ऑर्गेनिज़म को थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन वगैरह के मैकेनिज़म्स को अपने अंदर अडॉप्ट करना पड़ता है, यानी वो सिस्टम उसके अंदर होने चाहिए। तो उसमें ही एक चीज़ है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है कि ऑस्मोरेगुलेशन होती है जी मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज़म इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। तो एनिमल्स में जब हम बात करते हैं तो ऑस्मोरेगुलेशन के एतबार से ऑर्गेनिज़म की, एनिमल्स की दो टाइप्स हैं, एक ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं और एक ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या हैं। ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं कि दे डू नॉट, ऐसे एनिमल्स जिनको अपना ऑस्मोटिक स्टेट जो बॉडी की है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है, मतलब सिमिलर होता है, लिहाजा इनको ऑस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो ऑस्मो कन्फर्मर दे डू नॉट नीड टू एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक स्टेट, ठीक है। दे आर आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी इनका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक होता है। सो दे डू नॉट नीड टू एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक स्टेट, इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। देन हमारे पास आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है। इनका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो आइसोटोनिक नहीं होता, बल्कि हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। इंटरनली और एक्सटर्नली ऑर्गेनिज़म अपना इन्वायरमेंट के अंदर। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर द एनिमल्स विच नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। कौन कौन सी, किस वजह से इनको ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है? या तो हाइपरटोनिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर। जब हाइपरटोनिक कंडीशन होंगी, हाइपरटोनिक कंडीशन क्या होती है? बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है तो ये साल्ट एक्सक्रीट करेंगे। अगर हाइपरटोनिक कंडीशन है, हाइपोटोनिक कंडीशन है तो ये वाटर एक्सक्रीट करेंगे। तो दोनों कंडीशंस को, हाइपरटोनिक कंडीशन में साल्ट एक्सक्रीट करके, हाइपोटोनिक कंडीशन में वाटर एक्सक्रीट करके, ये अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कर लेंगे, अपने ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट कर लेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं ये वो होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के जो है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, या जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाएंगे और ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे जिनको ज़रूरत होती है। तो बाज़-औक़ात हाइपोटोनिक होते हैं, बाज़-औक़ात हाइपरटोनिक होते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं जिसमें एनिमल्स रहते हैं और अपनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, किस तरह से करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो इसमें मेरीन इन्वायरमेंट आता है सबसे पहले, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी एनिमल्स रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं। तो पहले दो जो हैं, मेरीन इन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, ये आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास मेरीन इन्वायरमेंट है। मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ें रहती हैं, कौन से एनिमल्स रहते हैं? एक तो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, कुछ वो रहते हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो फ़िशेज़ हैं, बोनी फ़िशेज़ हैं, कार्टिलेजिनियस फ़िशेज़ हैं, इस तरह की फ़िशेज़ हैं, फ़िशेज़ की क्लासेस हैं, वो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर यानी सी वाटर, समुद्री पानी के अंदर जो है वो रहती हैं। तो सबसे पहले हम मेरीन वाटर में देखते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है, इनका यानी प्रॉब्लम क्या इनके साथ जो वो ऐसा प्रॉब्लम पेश आ रहा है कि इनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरीन इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, यानी इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लिहाजा बॉडी को इंटरनली जो है वो क्या करना पड़ेगा, साल्ट की, बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को लोअर रखना पड़ेगा, यानी साल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए वो डिफरेंट एडजस्टमेंट करेंगे या अडाप्टेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, जो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ये ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर मतलब इनका इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो आइसोटोनिक होता है। सो दे डू नॉट टू एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक स्टेट। उसके बाद हमारे पास हैं कार्टिलेजिनियस फिशेज़। कार्टिलेजिनियस फिशेज़, इनके अंदर जो है वो, इनके अंदर आपके पास जो है वो
मैकेनिज़म्स पाए जाएंगे जो इंटरनली साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। यानी जितने भी साल्ट एक्स्ट्रा, बाहर बेशक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है लेकिन इंटरनली जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो अडाप्टेशन क्या करेंगे, वो अडाप्टेशन जो है वो आपके पास नज़र आ रही हैं आपको कि वो क्या करेंगे, एक्सक्रीट साल्ट, ठीक है। मेरीन जो आपके पास है ये कार्टिलेजिनियस फिशेस हैं, ये गिल्स और किडनी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एक्सक्रीट साल्ट एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। यानी इनके गिल्स के ज़रिए ये एक्सक्रीट करेंगे साल्ट को, किडनी के ज़रिए यूरेन बना के, कंसनट्रेटेड यूरेन जिसमें ज़्यादा साल्ट की अमाउंट होगी वो बना के अपना जो है एक्स्ट्रा साल्ट जो है वो रिमूव करेंगे और बॉडी के अंदर की कंडीशन जो है वो मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा रेक्टल ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं, जो साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, वो भी कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर पाए जाएंगे। तो रेक्टल ग्लैंड्स जो साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, इनके ज़रिए भी ये एक्स्ट्रा साल्ट रिमूव करेंगे। तो ये सारे साल्ट रिमूव करने के लिए इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म यूज़ करना पड़ेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है कि लोअर टू हायर कंसंट्रेशन चीज़ों को रिमूव किया जाता है बाहर, क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म यूज़ करके अंदर जो ज़्यादा साल्ट्स हैं उनको बाहर रिमूव किया जाएगा और बॉडी के अंदर जो है वो आइसोटोनिक या जो एक नॉर्मल वाटर एंड साल्ट का बैलेंस है उसको कार्टिलेजिनियस फिशेस मेंटेन करेंगी। उसके बाद हमारे पास हैग फिशेस हैं। हैग फिशेस आपके पास ये आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहती हैं, ठीक है। इनको यानी एडजस्टमेंट करने की ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास हैं यूरिया रिटेनिंग फ़िशेज़। ये ऐसी फ़िशेज़ होती हैं जिनके यानी क्या करती हैं, इनकी बॉडी के अंदर जब ज़्यादा साल्ट दाखिल हो जाते हैं तो ये अपने साल्ट की कंसंट्रेशन जो बॉडी के अंदर दाखिल हुए हैं उसको लोअर कंसंट्रेशन पे ले आती हैं, लोअर स्टेट पे ले आती हैं। किस तरह से कि जितना भी साल्ट इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है उसको ये यूरिया में कन्वर्ट करती जाती हैं। यूरिया जो है वो रिटेन कर लेती हैं, लेकिन यूरिया जब ज़्यादा होने लगती है तो यूरिया इनकी बॉडी के लिए ख़तरनाक होती है, लिहाजा ये एक और केमिकल जो है वो क्या करती हैं, उसको उसकी फॉर्म में जो है वो अपने साल्ट को वो कर लेती हैं, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेती हैं। वो होता है ट्राईमिथाइलअमाइन ऑक्साइड, ठीक है, जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता बॉडी के अंदर, एडिक्वेट अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर फिशेस स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बोनी फिशेज़ हैं। बोनी फिशेज़ जो हैं वो ये तसव्वुर किया जाता है कि ये फ्रेश वाटर फिशेज़ की जो है वो डिसेंडेंट हैं। इनके जो एनासिस्टर थे वो फ्रेश वाटर में रहते थे, अब ये जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट में चली गई हैं। ये अब किस तरह से जो है वो क्या करेंगी, अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का बैलेंस मेंटेन रखेंगी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ज़्यादा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होने की वजह से ये करती हैं कि ज़्यादा अमाउंट में जो साल्टी वाटर है या सी वाटर है उसको ड्रिंक कर लेती हैं और उसके बाद जो है वो लार्ज अमाउंट में डिल्यूट अपना यूरेन बनाएंगी और उस यूरेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को एक्सक्रीट करती जाएंगी। लिहाजा इंटरनली जो साल्ट की कंसंट्रेशन है और वाटर की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी। ये आपके पास जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इन्वायरमेंट आता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म रहते हैं वो है आपके पास फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक होता है, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। लिहाजा इन एनिमल्स को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बॉडी के अंदर इंटरनली वो ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली फ्लडिंग ऑफ वाटर यानी पानी जो है वो इंटर होता रहता है और ज़्यादा इनकी बॉडी के अंदर पानी इंटर हो जाता है। लिहाजा इनको ज़्यादा वाटर रिमूव करना पड़ता है अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए। उसके लिए अडाप्टेशन है। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म ज़्यादा पानी किस तरह से एक्सक्रीट करेंगे बॉडी से ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए, अपने वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए उनके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, यानी पैरामीशियम हो गया, अमीबा वगैरह के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जिसका काम यही होता है कि वो एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगा, एक्सक्रीट करेगा। उसके बाद जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं उनका ये काम होता है कि वो जो बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर जो है वो दाखिल हो जाता है या बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी है वो डिल्यूट यूरेन बनाएंगी। डिल्यूट यूरेन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी जो है वो एक्सक्रीट कर देंगी तो वाटर का लेवल मेंटेन हो जाएगा। जब यूरेन एक्सक्रीट करेंगी तो उनकी बॉडी से साल्ट भी जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब इस साल्ट की अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए साल्टी फूड खाएंगी, ठीक है, और इसके अलावा अपने गिल्स के ज़रिए या स्किन के ज़रिए क्या करेंगे, साल्ट की अपटेक भी करते रहेंगे ताकि बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे। तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़म के अंदर या फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर अडाप्टेशन है। तो आज की
के लिए यही दो आपके इन्वायरमेंट थे, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और मेरीन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑर्गेनिज़म को किस तरह का प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं और किस तरह से अडाप्टेशन करते हैं वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।